स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से देख लिया हो, और अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देख लो, फिर सेकंड पार्ट देखो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो उस पार्ट में हमने थोड़ा सा देख लेते हैं बैक से कि उस पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि क्रॉप क्या होता है। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप कितने टाइप की होती है, उनकी एग्जांपल्स और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कि सॉइल जब जो फार्मर होता है वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करता है, वो किस तरीके से करता है, ये सारा कुछ हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने में बेटा मैंने उस वीडियो में बताया था कि सोइंग क्या होता है। ठीक है, सोइंग मीन्स बीज को बोना। जब मिट्टी तैयार कर दी तो फार्मर्स ने क्या करना है, बीजों को उसमें डालना है, तभी तो वो क्रॉप्स उगेंगी ना। तो उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सोइंग द प्रोसेस ऑफ द प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल। सोइंग ऐसे प्रोसेस है जब हम प्लांटिंग के लिए, पेड़ों को उगाने के लिए, पौधों को उगाने के लिए सीड्स को क्या करते हैं, सॉइल में डालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। ठीक है, अब सोइंग के लिए बेटा जो है सीड की क्वालिटी भी तो चेक करनी है कि सीड अच्छी है खराब है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, सीड्स लेते हैं, सबसे पहले उनको पानी में डाल देते हैं, और जब पानी में डालते हैं ना तो क्या होते हैं, जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं, और जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। आपके जैसे पल्सेस होती है, ठीक है, चना, ग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना। तो आप क्या करना, थोड़ा सा बाउल में वाटर लेना और उसके अंदर क्या करोगे, आप डाल दोगे थोड़ी सी सीड्स। ठीक है, तो आप जब वो थोड़े देखोगे कि कुछ सीड्स तो ऊपर आ रही हैं, ठीक है, और कुछ सीड्स जो है नीचे चली गई है पानी में। तो जो नीचे जाती हैं वो क्या होती है, हेल्दी सीड्स होती हैं, मीन्स उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और जो ऊपर आ जाती है वो क्या होती है, अनहेल्दी। तो आपको ये हेल्दी और अनहेल्दी सीड में पहचान आ जाएगी कि कौन सी सीड्स हमारी हेल्दी है और कौन सी क्या है, अनहेल्दी है। तो फार्मर इसी तरीके से उसमें से क्या करते हैं, हेल्दी सीड्स का चुनाव करते हैं और उसके बाद उनको सो कर देते हैं। ठीक है, अब प्रिपेयर किया था, खेतों को जोता था, प्लोइंग की थी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बीज डाले हुए थे। बीज डालने के बाद उसको उन्होंने दबा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सो कर दिया हमने सीड्स। तो सीड को सो कर कैसे करते हैं, उसके लिए भी प्रोसेस होती है। क्या होता है, सीड्स ऐसे ही अगर एक जगह पे, मान लो एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में मैंने ऐसे ही सीड सारे डाल दिए, तो क्या होगा, प्लांट ग्रो तो होंगे लेकिन क्या होगा, प्रॉपर नहीं ग्रो होंगे। क्यों? क्योंकि इनके रूट्स आपस में टकराएंगे, स्टेम्स आपस में टकराएंगी, और इसकी वजह से ये इसका न्यूट्रिएंट्स लेगा, ये इसका न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो आपने देखा होगा जो फार्मर होंगे वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो कुछ इस तरीके से ऐसे फनल टाइप का होता है। क्या करते हैं, यहाँ से जो है सीड डालते हैं और यहाँ से प्रॉपर एक एक लाइन में ऐसे सीड जो है वो गिरता जाता है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड था। आजकल तो क्या होता है, आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है, तो उसमें कई सारे ऐसे होल्स बने होते हैं। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, ये पिक्चर में जो आपका ये आजकल यूज किया जाता है, इसमें एक बार में 3-4 रो में क्या होते हैं, सीड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स जो है 3-4 लाइनों में इस तरीके से प्रॉपर होते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता है, और एक वो क्या होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, उनको अपना अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, सीड डाल दिया हमने, हेल्दी सीड चुन लिया, वो भी ग्रो कर दिया। ठीक है, मशीनें यूज कर ली। अब क्या है, ये जो सीड है, अब इनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मैन्यूअर चाहिए, आपको खाने के लिए क्या चाहिए, आपको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। ऐसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स और पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा इनको, तो इनको वो खाना मिलेगा फर्टिलाइजर और मैन्यूअर से, और वाटर किससे मिलेगा, इरिगेशन से। मतलब जो प्लांट को वाटर दिया जाता है उसे बोलते हैं इरिगेशन। उसको हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब हम अब जर्मिनेट होना है, उसको बड़ा होना है, तो उसमें क्या चाहिए, उसे पानी चाहिए और मैन्यूअर और फर्टिलाइजर चाहिए। तो अब मैन्यूअर फर्टिलाइजर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैन्यूअर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर, मैन्यूअर, इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपसे कई बार आता ही, कई बार क्या 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इससे रिलेटेड। फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजर ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार
जाता है, इसमें फास्फोरस वगैरह यूज की जाती है, ठीक है। और मैन्योर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक सारे मटेरियल होते हैं, जैसे काउ डंग, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, फार्म वेस्ट, जो पेड़ पौधों की पत्तियां, सब्जियों के छिलके, ठीक है, इन सब चीजों से जो तैयार किया जाता है वो होता है मैन्योर। और जो केमिकल्स से ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया जाता है वो क्या होता है फर्टिलाइजर। तो इससे आपको पता लग गया फर्टिलाइजर कहाँ तैयार होगा, फैक्ट्रियों में तैयार होगा ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और मैन्योर कहाँ तैयार होगा, फील्ड्स में, खेतों में ये सारी चीजें इकट्ठी करके 50 से 60 दिन तक रखी जाती है और फिर वो किसमें चेंज हो जाता है, मैन्योर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आए, इसको हमें जो फर्टिलाइजर होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ही डालेंगे तो ये फसल क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। पर फर्टिलाइजर से साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और मैन्योर को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है डालने की, एक ये होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होता है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो बैग से होते हैं, उसके अंदर होते हैं, और उठाना ले जाना लाना बहुत क्या होता है, इजी होता है। बट जो मैन्योर होता है उसके लिए क्या होता है, उसको लाना उठाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोड्यूस एनी ह्यूमस। जो सॉइल होती है ना बेटा, उनको अगर सॉइल में प्लांट्स को ग्रोथ अच्छी चाहिए तो उसको ह्यूमस चाहिए होता है। ह्यूमस एक उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। मिट्टी जो है वो पोली होती है, फ्लफी होती है, जिसकी वजह से पानी वगैरह अच्छे से सोक्ड होता है। तो वो फर्टिलाइजर और जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो बैक्टीरिया की वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो वो सारी चीजें फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि वो खत्म करता है धीरे धीरे। वो सारे बैक्टीरिया जो प्लांट की ग्रोथ में, क्रॉप की ग्रोथ में अच्छे होते हैं, उनको खत्म करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होता है, वो प्लांट को दे रहा है, बट उनकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, फर्टिलिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या करता है, ये खत्म करता है, ठीक है। और मैन्योर क्या है, वो इन चीजों को बढ़ाता है। वो जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जिससे प्लांट्स को अच्छा होना है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये सारी चीजों को इनकी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेजेस जो फर्टिलाइजर है, मैन्योर, अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या होता है, मैन्योर तो यूजफुल होता है, लेकिन फर्टिलाइजर जितना यूजफुल होता है उतना ही उसका नुकसान भी होता है। तो क्या नुकसान होता है इसका, एक तो ये होता है कि कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन इससे बहुत ज्यादा होता है, इससे हमारी सॉइल भी पोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर आते हैं, फिर वो हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इससे जितना फायदा है कि फसल बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी, उतने ही इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल की पीएच भी चेंज हो जाती है। इसके बारे में आपने क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा पीएच के बारे में, कि एसिड होता है और बेस होता है, ठीक है। तो जो पीएच है, पीएच का मतलब क्या हो गया कि एसिडिटी, उसकी पीएच की वैल्यू अगर कम होगी, ये तो चीज आप बड़ी क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप 10th में जाओगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो पीएच वैल्यू का मतलब हो गया है कि उसकी एसिडिटी और बेस दोनों प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है। अगर सॉइल ज्यादा एसिड है, ज्यादा उसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी है, तो भी हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी। अगर बेसिक प्रॉपर्टी है तो भी क्रॉप हमारी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए उसको प्रॉपर रहना होगा। तो इसके लिए अगर हम फर्टिलाइजर बार बार यूज करते हैं तो उसकी पीएच भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए फर्टिलाइजर का यूज कम करना चाहिए, हमें ज्यादातर यूज किसका करना चाहिए, मैन्युअल का। फार्मर्स जो है वो मैन्युअल का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसमें केमिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर आजकल बहुत सारी नई नई बीमारियां भी आ रही है, किसकी वजह से, इसी वजह से आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग द लैंड फॉलो। अगर हम लैंड को कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, उसमें कोई फसल ना उगाए, तो क्या होगा, मतलब हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी। अगर हम उसमें कोई भी क्रॉप नहीं उगाएंगे साल 2 साल, तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। हम कोई भी अब दूसरी क्रॉप्स उगाएंगे, तो प्लांटिंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। एक तो ये हो गया कि हमने उसको खुला छोड़ दिया, अगर हमने उसमें फसल नहीं उगाई, हमने जो है क्रॉपिंग नहीं की, तो साल 2 साल 3 साल तो वो क्या हो जाएगी, बंजर जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, बंजर हो जाती है, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि अगर आप एक जैसी ही फसल को उसमें उगा रहे हो, ठीक है, आप उसमें ग्रोथ जो है एक जैसी फसल को कर रहे हो, तो भी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अगर आप जैसे कि इस यहाँ
वीट की क्रॉप उगाई, ठीक है, तो फार्मर ने वीट की क्रॉप उगाई, नेक्स्ट ईयर भी वीट ही उगाया, नेक्स्ट ईयर भी वीट ही उगाया, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कौन है, सिर्फ वीट ही ले रहा है ना, दूसरा न्यूट्रिएंट्स उसका बरकरार है, जो वीट को जरूरत है वो लिए जा रहा है, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया तो धीरे धीरे उस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो सॉइल में उसको मिलेगी ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन यूज करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक साल वीट, एक मतलब साल में आपने सीजन के अकॉर्डिंग देखा था ना, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक बार दूसरी फसल साल में और दूसरी साइड टाइम में दूसरी फसल, दूसरी क्रॉप्स होती है, जिससे क्या होता है कि एक का न्यूट्रिएंट्स अगर मान लो वीट पहले लगाया, ठीक है, वीट ने अपना न्यूट्रिएंट्स ले लिया, ठीक है, बाकी राइस का न्यूट्रिएंट्स तो क्या है उसमें बरकरार है, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में हमने क्या किया, राइस उगाया, तो राइस ने क्या किया, अपना न्यूट्रिएंट्स लिया, और वीट का जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, जिससे कि उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में बने रहे, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। वो किससे होता है, क्रॉप रोटेशन से, और सॉइल को भी ज्यादा समय तक वैसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ करके कुछ ना कुछ प्लांटिंग पेड़ों को उगाते रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हमने क्रॉप रोटेशन पढ़ लिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीट। अब क्या होता है बेटा कि कई बार आपने देखा होगा कि मान लो उन्होंने वीट की क्रॉप उगाई है, ठीक है, वीट की क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। अब उन वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, जिन्हें हमें जिनकी हमें जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आ जाते हैं वहां पर, तो उन वीड्स से भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स को बचाना पड़ेगा। क्यों, उससे बचाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो अगर हमारे घर में एक एप्पल है, ठीक है, उस एप्पल को आप दो भाई बहन है, ठीक है, तो आपने अगर एक एक एप्पल खाया तो ठीक है, दोनों को अपना न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लेकिन एक ही एप्पल को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, आधा आपने खाया, आधा आपके सिस्टर ने ब्रदर ने खाया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको उसमें से हाफ न्यूट्रिएंट्स मिला ना, प्रॉपर नहीं मिला ना, तो वही प्रॉब्लम यहाँ आती है। अगर हमारी क्रॉप जो है वो किसकी है, अगर वीट की क्रॉप है और उसके साथ अनवांटेड और प्लांट्स आगे जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही उग भी जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वीट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट्स, उसका वाटर, उसके सनलाइट की जो ऑब्जॉर्प्शन हो गई है, वो सारा कुछ क्या कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब शेयरिंग कर रहे हैं तो जो पूरा न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को मिलना चाहिए था, वो क्या लेके जा रहा है, वो दूसरा प्लांट लेके चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको वहां से निकाला जाता है। तो उनको निकालने के भी कई तरीके होते हैं, वीड्स को ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, ठीक है, जो होते हैं टिलिंग, मैनुअल और रिमूवल ऑफ द वीडिसाइड्स। टिलिंग मेथड होता है कि उसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। जब टिलिंग कब यूज किया जाता है, जब हम सो करते हैं ना, सोइंग करते हैं, मीन्स बीज को हम डालते हैं मिट्टी में, उसी टाइम पहले उसको क्या कर देते हैं, टिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, निकल के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है कि मैनुअल रिमूवल, मीन्स फसलों के बीच में जहां भी होंगे उनको हाथ से निकालो और क्या करो, फेंक दो, ठीक है। एक होता है वीडीसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वीड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं, जब वीड्स के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स आते हैं, उनको फसलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है, जिससे वो वीड्स जो है वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वीडीसाइड्स से केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमने क्या किया, उनमें सारा कुछ कर दिया, जो हमारे वीड्स वगैरह हटा दिए, अब उनको जरूरत होती है इसमें सिंचाई की, इरिगेशन की, फसलों में पानी डालने की, ठीक है। तो उनको प्रॉपर कई तरीके की फसलें होती है, एक ड्रिप सिस्टम होता है, स्प्रिंकल सिस्टम होता है। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि बूंद बूंद करके लैंड होती है, इस तरीके से लैंड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड में जो है इस तरीके से पाइप्स होती हैं, ठीक है, और वहां पर यहाँ पर होल होते हैं, यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और प्लांट के पास में होल होता है, वहां से बूंद बूंद करके उनको पानी मिलता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम से क्या होता है कि इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है और प्लांट के रूट में जो है प्रॉपर, जैसे कि हमारा ये ड्रिप सिस्टम था, ठीक है, ड्रिप सिस्टम में क्या था, बूंद बूंद करके पानी आ रहा था। इसी तरीके से दूसरा होता है स्प्रिंकलर, इस तरीके से ये जो नोजल्स, ये जो पाइपलाइन्स होती है ना, साथ में ऐसे पाइप्स होती है और यहाँ से जैसे फाउंटेन्स होते हैं ना, ऐसे पानी गिरता है। तो यहाँ जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये चीजें यूज की जाती है। और पहले टाइम में लोग क्या करते थे,
टाइम भी कम लगता है, पानी की भी बचत होती है। तो ये तो हो गई हमारी इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई हो गई। अब सिंचाई के बाद क्या, फसल तैयार हो चुकी है, सारी प्रोसेस हो चुकी है, हमारी क्रॉप्स तैयार हो चुकी है, उनको क्या करना है, काटना है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। जो फसलों को काटने की प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं इसमें, एक तो मैनुअल इस तरीके से एक होता है, ठीक है, एक एक्शन होता है, उसको क्या किया जाता है, इस तरीके से ऐसे काट काट के अलग किया जाता है मैनुअली, ठीक है। दूसरा यूज मशीनें होती हैं जिनके द्वारा एक बार में ही पूरी फील्ड को क्या कर दिया जाता है, क्रॉप काट के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो कट गई है फसल, अब उसमें क्या होगा कि ऐसे चाफ लगे हुए थे, मींस इस तरीके से यहाँ पर ग्रेन्स लगे हुए हैं। अब इन चाफ में से इस ग्रेन को क्या करना है, अलग करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, ग्रेन को चाफ में से अलग करना, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ये एक तो ऐसे उठा के ऐसे पूरा जो बंडल है उसे पकड़ेंगे और ऐसे फेंकेंगे, तो जिसमें से ग्रेन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं चाफ में से। दूसरा मशीनें होती है, मशीन के थ्रू उनको अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। अब चाफ में से हमने यहाँ से ग्रेन निकाल लिया, ग्रेन आपने देखा होगा उसके ऊपर भी चाफ होते हैं, ठीक है, कवर होते हैं, जैसे आपने व्हीट में देखा होगा, राइस में देखा होगा, तो उनको भी अलग करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। कई बच्चे थ्रेसिंग और विनोइंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। थ्रेसिंग क्या होती है, इस बड़े चाफ में से ग्रेन को अलग करना, ठीक है। विनोइंग क्या होती है, इस छोटे चाफ में से ग्रेन को अलग करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, विनोइंग बड़े बड़े से बर्तन में ले लेते हैं और इस तरीके से गिराते हैं, पीछे हवा जिस साइड से हवा आती है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चाफ क्या होते हैं, वो लाइटर वेट होते हैं, वो हवा से आगे गिर जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी वेट होते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विनोइंग इज द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से चाफ में से ग्रेन को अलग करना क्या कहलाता है, विनोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ग्रेन ले लिया, ग्रेन को हमने क्या करना है, अब इकट्ठा करना है, ठीक है। तो इकट्ठा करने के लिए स्टोर करना है। स्टोर कहाँ किया जाता है, ग्रेनरीज में, गोडाउन, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं ना, वहां पर इकट्ठा किया जाता है। सिलोर्स, उसमें स्टील के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उनको सिलोर्स बोलते हैं, बोरियों में इकट्ठा करके वहां रखा जाता है। वहां पर भी ये देखा जाता है कि एक तो ग्रेन को मॉइस्चर भी हो, वो पूरी तरीके से सनलाइट में क्या हो, ड्राई हो, नहीं तो मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, उसमें फंगस आ जाएगी, ठीक है। आप अपने घर में भी देखो कि अगर कोई ग्रेन है उसको आप गीला कर दो, थोड़े दिन के लिए रख दो, तो वो क्या आ जाता है, उसके अंदर फंगस आ जाती है, तो साथ में सारी ग्रेन्स को क्या करेगा, खराब कर देगा। दूसरा ध्यान रखना है रोडेंट्स का, जैसे चूहे वगैरह होते हैं जो खा लेते हैं अनाजों को और खराब कर देते हैं, ठीक है, तो उनका ध्यान रखना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए स्टोरेज किया जाता है, ताकि हमारे जो ग्रेन्स हैं, फसल्स हैं, हमारे अनाज है, वो वेस्ट ना जाए। अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या, एनिमल्स को हम अपने फायदे के लिए जो पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, मीन्स मैनेजमेंट एंड केयर फ्रॉम द, क्या करते हैं, एनिमल्स को हम मैनेजमेंट करेंगे, उनकी केयर, उनको शेल्टर देंगे, उनको फीड देंगे, खाना देंगे, ठीक है, किसके लिए, अपने फायदे के लिए, चाहे उनसे मिल्क लें, एग लें या फिर मीट लें, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हैन पालते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनसे मीट भी लेते हैं, एग भी लेते हैं, काऊ होता है उनसे मिल्क मिलता है, ठीक है। मीन्स अपने फायदे के लिए जो एनिमल्स पाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपका चैप्टर 1 जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।